गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमकेएच वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 8th क्लास का जो 11th चैप्टर कर रहे थे उसे हम कंटिन्यू करेंगे। 11.2 के हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम इसके 4th क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और चौथा क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज के आकार के खेत का विकर्ण, प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है हमें, एक चतुर्भुज के आकार के चतुर्भुज के आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब, इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर हैं। 8 मीटर और 13 मीटर हैं। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें एक सूत्र और याद रखना है, वहाँ हमने शुरुआत में नहीं लिखा था इस सूत्र को। एक अगर सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, कोई नाम नहीं दिया है चतुर्भुज का, और सीधा ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए सूत्र होता है हमारे पास 1/2 गुणा विकर्ण गुणा में विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ये हमारे पास सूत्र होता है किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अगर हमें इसका कोई प्रकार नहीं बताया है तो इसके लिए 1/2 गुणा विकर्ण की लंबाई कितनी है, 24 मीटर। विकर्ण पर डाले गए लंब क्या हैं, 8 मीटर और 13 मीटर। तो क्या देगा, 8 + 13, 2 से 24 में भाग देंगे 12, गुणा में 8 और 13 कितने हो जाएंगे हमारे पास 21। 12 को 21 से गुणा करेंगे 210 और 42 252। ये हमारे पास हो जाएंगे 252 वर्ग मीटर। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 का हल है। उसके बाद हम इसका प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है, किसी समचतुर्भुज के, प्रश्न नंबर 5 किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर, विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें चतुर्भुज का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है हमारे पास, वो क्या होता है समचतुर्भुज के लिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या लिखा था हमने, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण हमें क्या क्या दिए हुए हैं, विकर्ण है हमारे पास 1/2 गुणा में 7.5 गुणा में हमारे पास है 12। 2 का 12 में भाग देंगे, ये आ जाएंगे 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 45 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो भी हल हो गया। अब हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे। तो छठा प्रश्न जो हमें दिया है, पहले हम उसे लिखेंगे, फिर ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसे हम हल करेंगे। तो छठा प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या दिया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 6, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दिया है इसने कि एक हमारे पास समचतुर्भुज है और इसके लिए इसकी भुजा है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब है 4 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो हमें दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार का बनेगा ये समचतुर्भुज। अब इस समचतुर्भुज में इसकी जो भुजा है वो हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। अब इसने कहा है कि इसका जो शीर्ष लंब है उसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर का है। इसका एक विकर्ण है 8 सेंटीमीटर का। ये विकर्ण 8 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो इस विकर्ण को ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि ये जो समचतुर्भुज है वो एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना बनेगा? समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा में ऊंचाई। यहाँ से आधार का मान क्या है? 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है? 4 सेंटीमीटर। गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे? 24 वर्ग सेंटीमीटर। हमें पता है कि यह समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगा सकते हैं हम? 1/2 गुणा में विकर्णों का गुणनफल। कितना आ जाएगा हमारे पास? 24 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से 1/2 गुणा में पहला विकर्ण हम मान लेते हैं D1 और दूसरा विकर्ण क्या है? D2। बराबर में क्या होगा? 24। एक विकर्ण की लंबाई इसने दी है 8 गुणा में हमारे पास D2 बराबर है हमारे पास 24। 2 से भाग देंगे 4 गुणा में हमारे पास है D2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 24। यहाँ से 4 गुणा में भाग में चला जाएगा। D2 बराबर कितना आएगा? 24/4 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण क्या हो गया? अतः दूसरा विकर्ण क्या बन जाएगा हमारे पास? 6 सेंटीमीटर है। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका 7वां प्रश्न हल करेंगे। तो 7वां प्रश्न जो हमें दिया है उससे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम उसे हल करेंगे। तो हमारे पास 7वां प्रश्न जो दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या दिया है इसने? किसी भवन के फर्श में चतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं। कोई भवन है उसका फर्श बनाया गया है, उसमें कितनी टाइलें लगी हैं? 3000 टाइलें लगी हैं। तो लिखेंगे इसे। प्रश्न नंबर 7 क्या दिया है? किसी भवन के फर्श में चतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें लगी हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण
इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हैं। ₹4 प्रति वर्ग मीटर की दर से ₹4 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय, इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या कहा है इसने कहा है कि भवन के फर्श में चतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इसमें से प्रत्येक का जो विकर्ण है वो 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। ₹4 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करवाने का व्यय हमें ज्ञात करना है। तो फर्श पर पॉलिश करवाने के लिए हमें फर्श का क्षेत्रफल चाहिए होगा। तो पहले हम फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास जो टाइल के विकर्ण हैं वो क्या दिए हुए हैं, टाइल के विकर्ण ये हमारे पास हैं 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो एक टाइल का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो क्या बनेगा यहाँ से 1/2 गुना में विकर्ण क्या है 45 गुना में 30, 2 से 30 कटेगा 15, कितने आ जाएंगे 15 5 75, 7 बचेंगे 60 और 7 67, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एक टाइल का क्षेत्रफल। हमें इसके लिए 3000 टाइलों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फर्श का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 3000 टाइलों के क्षेत्रफल के। 3000 टाइलों का क्षेत्रफल बराबर 3000 गुना में 675, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मीटर स्क्वायर में, क्योंकि जो हमें व्यय दिया है वो मीटर स्क्वायर में दिया है ₹4 प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलते हैं तो किससे भाग करते हैं, इसे हम भाग करते हैं 10,000 से। ये किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा यहाँ से 3 को 675 से गुणा कर देंगे, 15 1 बचेगा, 21 और 1 22, 2 बचेंगे, 18 और 2 20, बटा में हमारे पास कितना है 10, 10 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 202.5 वर्ग मीटर। तो हमारे पास जो फर्श का क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 202.5 वर्ग मीटर। हमें इसका कुल खर्च ज्ञात करना है। तो 1 वर्ग मीटर पर व्यय बराबर आ जाएगा हमारे पास ₹4। कितना है क्षेत्रफल 202.5 वर्ग मीटर पर व्यय कितना आएगा 4 गुणा में 202.5 गुणा करेंगे कितना आएगा 20, 2 बचेंगे, 8 और 2 10, हमारे पास आ जाएगा पूरा 10, 4 और 2 8, दशमलव लग जाएगा एक अंक छोड़ करके। तो कितने रुपए खर्च होंगे, ये खर्च होंगे ₹810। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। तो जो 8वां प्रश्न दिया है वो हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो 8वां प्रश्न क्या दिया है हमें, 8वां प्रश्न है हमारे पास जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है।
यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर है और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसने कहा है कि हमारे पास एक खेत है जिसके लिए सड़क और नदी के बीच में खेत है। तो हमारे पास खेत खरीदा है जो वो समलंब के आकार का है। तो हमारे पास इस प्रकार की आकृति बनेगी। इधर हमारे पास है सड़क और इधर हमारे पास है ये नदी। तो हमारे पास ये जो दोनों मान दिए हैं इनके बीच में खेत है समलंब के आकार का। तो कुछ इस आकार का हम बना लेते हैं। अब इसमें इसने दिया है कि जो हमारे पास भुजा है सड़क के साथ वाली, उसके जो हमारे पास नदी के साथ वाली भुजा है वो सड़क के साथ वाली भुजा की क्या है, 2 गुनी है। तो अगर हम इसे x मान लेते हैं तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 2x। मीटर में है, ये भी क्या आ जाएगी मीटर में। और दोनों सड़कों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो है हमारे पास 100 मीटर। तो ये हमें बीच की दूरी दी हुई है, यानी कि इसकी समलंब की ऊंचाई हमारे पास आ गई है। अब अगर इसका नाम दें तो A, B, C और D, ये जो समलंब चतुर्भुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कितना, 10,500 वर्ग मीटर। और इसके लिए जो नदी के साथ वाली भुजा BC है इसे हमें ज्ञात करना है। तो क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास दिया है माना सड़क के साथ वाली भुजा कितनी है, ये है x मीटर। उसके बाद में नदी के साथ वाली भुजा क्या बन जाएगी, नदी के साथ वाली भुजा ये हमारे पास आ जाएगी 2 गुनी है इसकी, तो 2x मीटर। तो हमारे पास सड़क व नदी के बीच लंबवत दूरी कितनी है, 100 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास खेत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, खेत का क्षेत्रफल है हमारे पास 10,500 वर्ग मीटर। अब खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समलंब के आकार का है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई बराबर हमारे पास है 10,500। अब यहाँ से 1/2 गुणा समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, AD और BC, गुणा में ऊंचाई क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 100 बराबर कितना है 10,500। यहाँ से AD का मान है x और BC का मान क्या है हमारे पास 2x। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 1/2 गुणा में x प्लस 2x गुणा में हमारे पास है 100 बराबर 10,500। अब यहाँ से 2 का 100 में भाग देंगे 50, यहाँ पे आ जाएगा x और 2x जुड़ करके 3x बराबर आ जाएगा 10,500। अब यहाँ से x इधर रह जाएगा, ये दोनों गुणा में हैं, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएंगे भाग में। तो 10,500 बटा में 50 गुणा में 3, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 3 का भाग देंगे, 3 और 5 को गुणा करेंगे 15, तो ये हमारे पास आ गए हैं 1005। इसमें 15 का भाग देंगे, 15 साथी 105, ये कितने आ जाएंगे 70। तो हमारे पास जो सड़क के साथ वाली भुजा है वो कितने मीटर लंबी है, 70 मीटर लंबी है। तो सड़क के साथ वाली भुजा बराबर है 70 मीटर और नदी के साथ वाली भुजा क्या हो जाएगी, नदी के साथ वाली भुजा ये हमारे पास आ जाएगी 2 गुणा 70 बराबर 140 मीटर। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका 9वां प्रश्न हल करेंगे। तो 9वां प्रश्न जो दिया है उसे पहले हम लिखेंगे, फिर उसे ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम इसे हल करेंगे। तो हमारे पास
9वां प्रश्न है, क्या है 9वां प्रश्न? एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ, प्रश्न नंबर 9, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। अष्टभुज के आकार का है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो आकृति दी है इसने वो कुछ इस प्रकार की है। ये हमारे पास अष्टभुज बनाया गया है। इस अष्टभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कुछ इस प्रकार की आकृति है। अब इसमें जो दिया है इसने वो है हमारे पास, ये जो लंबाई है बीच में ये है 11 मीटर। जो ऊपर ऊंचाई हमें दी है ये है हमारे पास 4 मीटर। और ये जो चौड़ाई हमें दी है ये है हमारे पास 5 मीटर। ये कैसा अष्टभुज है? ये हमारे पास एक सम अष्टभुज है। सम अष्टभुज है तो इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी? बराबर। तो हमारे पास ये भुजा 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी? 5 मीटर। अब यहाँ से हमारे पास दो तरह की आकृतियाँ बन रही हैं। अगर आकृतियों के नाम दें 1, 2 और 3। पहली और तीसरी आकृति जो बन रही है वो बन रही है समलंब के आकार की, और बीच में जो दूसरी आकृति बन रही है वो बन रही है हमारे पास आयत के आकार की। अब अगर इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल करके हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास इस अष्टभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हमारे पास जो अष्टभुज का क्षेत्रफल आएगा वही हमारे पास ये इसमें ज्ञात करना है। तो पहले हम आकृति 1 का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। आकृति 1 का क्षेत्रफल। आकृति 1 किस आकार की है? समलंब के आकार की। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या बनेगा? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। तो हमारे पास क्या बनेगा? 1/2 गुणा में समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? 5 मीटर और 11 मीटर। गुणा में ऊंचाई क्या है इसके लिए? 4 मीटर। 2 से 4 कटेगा कितना आ जाएगा? 2। 5 और 11 16। गुणा में 2 कितने हो जाएंगे? 32 वर्ग मीटर। तो हमारे पास आकृति 1 का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें आकृति 2 का क्षेत्रफल निकालना है। आकृति 2 का क्षेत्रफल। आकृति 2 किस प्रकार से है? आकृति 2 है हमारे पास आयत जैसी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसके लिए? 11। चौड़ाई है हमारे पास 5, तो कितना आ जाएगा? 55 वर्ग मीटर। फिर आकृति 3 का क्षेत्रफल निकालना है हमें। आकृति 3 का क्षेत्रफल, तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 का क्षेत्रफल, 1 का क्षेत्रफल आया है वही क्या होगा? 3 का क्षेत्रफल होगा। ये 32 था तो ये भी कितना हो जाएगा? 32 वर्ग मीटर। अब हमें अष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इन सभी को जोड़ देंगे। अष्टभुज का कुल क्षेत्रफल क्या बनेगा? आकृति 1 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल प्लस आकृति
3 का क्षेत्रफल क्या आएगा, इन्हें जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आकृति 1 का क्षेत्रफल है 32 प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल है 55 प्लस आकृति 3 का क्षेत्रफल है 32। 32 और 32 64, 64 और 55 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 9 और 11 119 वर्ग मीटर, या सेंटीमीटर में है मीटर में है तो क्या आ जाएगा 119 वर्ग मीटर इसका आंसर है। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका 10वां प्रश्न हल करेंगे। तो जो 10वां प्रश्न हमें दिया है उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसे हम हल करेंगे। तो जो 10वां प्रश्न दिया है आपको वो क्या दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या कहा है इसने, एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया है। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? तो हमें बताना है कि इसकी कोई और विधि हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो हमारे पास जो आकृतियाँ दी हैं वो इस प्रकार की हैं। पहला है हमारे पास ज्योति के लिए, प्रश्न नंबर 10 ज्योति के लिए कुछ इस प्रकार की आकृति बनाई है ज्योति ने। ये हमारे पास पंचभुज था, इसे इसने एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच करके बराबर भागों में बांटा है। इसके लिए जो हमारे पास लंबाइयाँ दी हैं इसने वो कितनी हैं 15 मीटर, ये भी 15 मीटर हैं और ये भी क्या है 15 मीटर है। और हमारे पास जो बीच वाली ऊंचाई दी है ये कितनी है 30 मीटर। और हमें ये ज्ञात करना है कि हमारे पास जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो कितना है। तो इसमें 2 तरह की आकृतियाँ बन रही हैं, 2 आकृतियाँ हैं, आकृति 1 और आकृति 2। दोनों एक जैसी आकृतियाँ हैं क्योंकि हमारे पास ये क्या है एक समलंब चतुर्भुज और ये भी क्या है एक समलंब चतुर्भुज है। दोनों के लिए माप एक जैसे हैं तो क्षेत्रफल भी क्या आएगा एक जैसा। तो हम आकृति 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना आएगा, आकृति 1 का क्षेत्रफल 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग गुणा में इसके आएगी हमारे पास ऊंचाई। अब यहाँ से 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग क्या बनेगा, समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं 30 मीटर और 15 मीटर, तो 30 + 15 गुणा में ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई के लिए हमारे पास टोटल जो इसकी भुजा है वो है 15 मीटर। इसे बराबर 2 भागों में बांट दिया है इसने, इसलिए इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 15/2 मीटर। तो ये ऊंचाई आ गई 15/2 मीटर। तो ऊंचाई का मान लिख देंगे 15/2। हल करेंगे इसे कितना आएगा 30 और 15 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 45 गुणा में 15/2। यहाँ से हल करेंगे 15 को 45 से गुणा करेंगे, 15 × 5 = 75, 7 बचेंगे 67, 675 बटा में कितना है हमारे पास 4। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 एकम 4, 2 बचेंगे, ये आ जाएंगे 6 चौका 24, 3 बचेंगे, 8 चौका 32, हमारे पास बच जाएंगे 3 दशमलव आ जाएगा, 7 चौका 28, 2 बच जाएंगे हमारे पास, 4 × 5 = 20। ये आ गए हमारे पास आकृति 1 का क्षेत्रफल। आकृति 2 का क्षेत्रफल भी इतना ही होगा। आकृति 2 का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा 168.75 मीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल क्या आ जाएगा पंचभुज का कुल क्षेत्रफल कितना बनेगा, कुल क्षेत्रफल 168.75 प्लस 168.75 जोड़ेंगे इन्हें कितना हो जाएगा 5 और 5 10, 1 बचेगा, 14 और 1 15, 1 बचेगा हमारे पास
16 और 1 17, 1 बचेगा, 12 और 1 13, 1 बचेगा, 2 और 1 3, कितना आ जाएगा 337.50 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास ज्योति के लिए आ गया। अब दूसरी लड़की का क्या नाम दिया था इसने, दूसरी लड़की है यहाँ पे कविता। तो कविता के लिए कविता ने इसे 2 भागों में किस प्रकार बांटा है, ये हमारे पास पंचभुज हैं और इस पंचभुज के लिए ये भुजा इसने खींची है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भुजाएं हैं ये 15 मीटर, ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर और इसके लिए हमारे पास ये भी क्या हो जाएगी 15 मीटर। इसकी कुल ऊंचाई है हमारे पास कितनी 30 मीटर और हमारे पास टोटल ऊंचाई इसकी 30 मीटर दी हुई है। तो ऊपर वाली ऊंचाई कितनी हो जाएगी जो त्रिभुज में आ रही है वो हमारे पास कितनी होगी, ये 15 मीटर इसमें से घटा देंगे तो ये भुजा भी 15 मीटर होगी। 30 में से 15 घटाएंगे, इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई आ जाएगी। अब हमारे पास जो भाग बने हैं वो भाग बने हैं हमारे पास 2। कौन कौन से बने हैं, एक तो हमारे पास है क्या त्रिभुज और दूसरा क्या है हमारे पास वर्ग। त्रिभुज और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास इस पंचभुज का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले हम आकृति 1 नाम दे देते हैं इसे, इसको आकृति 2 नाम दे देते हैं। आकृति 2 का क्षेत्रफल क्या बनेगा, आकृति 2 का क्षेत्रफल 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। ये हमारे पास सूत्र होता है त्रिभुज के लिए। आधार तो 15 मीटर है, ऊंचाई हमें चाहिए तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, इसके ऊंचाई के लिए टोटल 30 में से 15 घटा देंगे, कितना आएगा 15 मीटर। तो क्या देगा 1/2 गुणा में 15 गुणा में 15, 225 बटा में 2, कितने आ जाएंगे 2 का भाग देंगे तो यह देगा 1 और ये हमारे पास आएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। आकृति 1 का क्षेत्रफल आया है ये। अब हमें आकृति 2 का क्षेत्रफल निकालना है तो आकृति 2 का क्षेत्रफल कितना आएगा, आकृति 2 का क्षेत्रफल ये हमारे पास बन जाएगा, वर्ग है ये तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा में भुजा। भुजा है 15 गुणा में 15, कितने हो जाएंगे 225 वर्ग मीटर। टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पंचभुज का कुल क्षेत्रफल कितना आएगा 112.5 प्लस 225, जोड़ेंगे इनको कितने हो जाएंगे 337.5 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसके लिए सिर्फ इस पंचभुज को 2 ही तरह से विभाजित कर सकते हैं और इसका कोई तरीका नहीं है, इसलिए हम इसकी कोई और विधि नहीं लगा सकते। इन्हीं दोनों की विधियों से हमें हल करना पड़ेगा। तो जो हमारा 10वां प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 11वां प्रश्न हल करेंगे। तो 11वां प्रश्न जो हमें दिया है उसे पहले हम लिखेंगे, फिर उसे ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम उसे हल करेंगे। तो 11वां प्रश्न क्या दिया है हमें, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख के, प्रश्न नंबर 11, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की, पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः विमाएं, बाहरी एवं अंतः विमाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, क्रमशः 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर हैं। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई, यदि फ्रेम के
प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें कहा है इसने एक पिक्चर फ्रेम है, इसके आरेख की बाहरी विमाएँ दी हुई हैं 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, और अंतः विमाएँ दी हैं इसने कितनी 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो हमें कहा है इसने कि हमारे पास जो ये फ्रेम बना है, इसके जो खंड बने हैं, इन खंडों में हमारे पास जो चौड़ाई है वो इनकी बराबर हैं। हमें इसके प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये नाम देंगे पहले हम इनका। वो क्या है, हमारे पास इस प्रकार का डायग्राम दिया है इसने फ्रेम के लिए, कुछ इस तरह का डायग्राम है। इसके अंदर भी इसी तरह की आकृति है। और इसके लिए जो माप दिए हैं इसने वो क्या हैं, बाहरी माप हैं 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 28 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। आंतरिक जो माप दिए हैं उसमें 16 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। फ्रेम के प्रत्येक खंड की क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये खंड 1, खंड 2, खंड 3 और खंड 4, इन चारों खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अगर इनकी चारों की जो चौड़ाई है वो समान हो। कहने का मतलब ये जो चौड़ाई है इनकी वो क्या है, समान है। अब हमारे पास ये जो चौड़ाई हमें पता लग जाए अगर, तो हम इसके लिए जो ये समलंब के आकार के चतुर्भुज बने हैं इन सभी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई के लिए बाहरी जो लंबाई है वो है हमारे पास 28 सेंटीमीटर और आंतरिक लंबाई है 20 सेंटीमीटर। हमें पता है कि ये दोनों भाग जो हैं वो बराबर हैं। तो 28 में से 20 घटाने के बाद जो बचेगा उन्हें इन बराबर दो भागों में बांट देंगे तो हमारे पास प्रत्येक खंड की चौड़ाई आ जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रत्येक खंड की चौड़ाई क्या आएगी हमारे पास, 28 सेंटीमीटर बाहरी लंबाई है, आंतरिक लंबाई है 20 सेंटीमीटर। इसमें से घटा करके हम इसमें 2 का भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा, 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब हम खंड 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले खंड 1 का क्षेत्रफल, ये क्या है, समलंब के आकार का है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। अब यहाँ से 1/2 गुणा में समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, ये 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 24 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो मान रखेंगे 16 + 24 गुणा में हमारे पास है 4, 2 से 4 कट जाएगा 2, कितने आ जाएंगे, 16 और 24 40 गुणा में 2 कितने आएंगे हमारे पास, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास खंड 1 का क्षेत्रफल आ गया और हमें खंड 2 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो खंड 2 का क्षेत्रफल, सूत्र यही लगेगा हमारे पास, क्या लगेगा हमारे पास सूत्र, 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। यहाँ से समांतर भुजाएं हैं 20 और 28 और ऊंचाई क्या है, 4। तो क्या देगा, 1/2 गुणा में 20 + 28 गुणा में हमारे पास 4 है। 20 और 28 जुड़कर कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे 48
और गुणा में 2 का 4 में भाग देंगे 2, 48 को 2 से गुणा करेंगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो खंड 2 का क्षेत्रफल आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। खंड 3 का क्षेत्रफल क्या बनेगा? खंड 3 का क्षेत्रफल ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये खंड 3 का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा? खंड 1 के क्षेत्रफल के, क्योंकि दोनों के माप बराबर हैं। ये बराबर होगा खंड 1 का क्षेत्रफल। ये कितना बनेगा हमारे पास? ये आया था 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर खंड 4 का क्षेत्रफल, खंड 4 का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? चौथे का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 2 के। तो खंड 2 का क्षेत्रफल, खंड 2 का क्षेत्रफल कितना है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो खंड 2 का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चारों खंडों का क्षेत्रफल कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले का, दूसरे का 96, फिर तीसरे का 80 और फिर से चौथे का कितना आ गया? 96। तो हमारा जो 11वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। अब इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।